अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फीड, पहला टेस्ट मैच जारी और सारी है। साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रहा है और हम कर रहे हैं पहले बैटिंग। और पहली बैटिंग करते शुरू की बैटिंग लाइन सारी लड़खड़ा गई। हम टॉप 4 पर लाजमी बात करेंगे। टॉप 4 ऑर्डर हमारा 56 रन हुए थे उस वक्त और 56 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बाबर आजम जिन्हें मौका मिला, अब्दुल्ला शफीक जिन्हें मुसलसल मौके मिल रहे थे, आज नहीं मिला था और वो बाहर बैठे। साइम और शान आए, बाबर आजम की इंडक्शन हुई, कामरान गुलाम साथ थे और बाबर आजम को मौका था कि बाबर आजम कुछ करते। सऊद शकील से उम्मीदें थी वो भी कुछ करते। टॉप 4 के लिए ये सारे बुक हो गए सिर्फ 56 रन पर, इंक्लूडिंग शान मसूद। शान मसूद परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और मैं देख रहा हूँ बतौर कप्तान, अगर वो ओपनर आ रहे हैं जो उनकी ओरिजिनल प्लेस है, वो अगर स्कोर नहीं कर पा रहे तो कौन स्कोर करेगा? हम किसको रिप्लेस करेंगे? फिर वही ले देकर इमामुल हक, फिर शान मसूद को कहाँ आप एडजस्ट करेंगे बतौर कप्तान? और अगर इमामुल हक की इंडक्शन होती है, जो कि अभी कहीं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें तो लग ऐसा रहा है कि साइम तो रुकेंगे और बाकी शायद उस ओपनिंग स्लॉट में घूमते फिरते रहें। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकामी की वजह से, मैंने रिकॉर्ड्स उनके पहले बता दिए थे पिछले प्रोग्राम में, तो दोबारा हम उसको नहीं दोहराते। तो मुसलसल नाकामी की वजह से वो ड्रॉप हैं। बाबर आजम जिन्हें ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस के लिए, वो इसका हिस्सा बने और कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि पहली इनिंग और बड़ी इंपॉर्टेंटली हमें ये खेलनी थी। जिन पिचेस पर हमारी सुप्रीम पेसर या प्रीमियम पेस अटैक को खेलना चाहिए, वहाँ पर शाहीन आफरीदी को रेस्ट करा दिया गया या उन्होंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि वो शायद वाइट बॉल क्रिकेट को तरजीह देना चाहते हैं। हालांकि रेड बॉल क्रिकेट ही ओरिजिनल क्रिकेट है। अगर सारे वाइट बॉल खेलेंगे लीग के चक्कर में तो कौन खेलेगा रेड बॉल को? मोहम्मद अब्बास की वापसी ज़रूर हुई है। कैसे चलेगा मामला, कैसे आगे बढ़ना है, टीम पे बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात करेंगे और फिर ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसके फाइनल की थोड़ी प्रिडिक्शन करेंगे। साउथ अफ्रीका टॉप पर खड़ी है और बहुत शानदार पिछली सीरीज़ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खेली। बउमा की कप्तानी में टीम ने बड़ा शानदार टेस्ट में परफॉर्म किया है। ज़हूर भट्टी साहब क्रिकेट कोच हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल T20 आज इस पर भी बात करेंगे, क्लब लेवल क्रिकेट पर भी बात करेंगे। रूट्स, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है उसके रूट्स कितने मजबूत हैं, हम कितने खिलाड़ी किस किस स्टाइल में किस किस ऑर्डर पे प्रोड्यूस होता देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे, निचले लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्लब लेवल पे। ये ज़हूर भाई आज हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भी और ज़रा डोमेस्टिक पे सारी डिटेल बात करेंगे। तो ज़हूर भट्टी साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अवान हमारा रेगुलर हिस्सा है, क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, इंटरनेशनल अंपायर हैं। डॉक्टर हफीज़ ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर साहब पहले ज़रा आपसे, सर क्या सिचुएशन है? पहले तो मैं ज़रा उन 56 रन की बात करूँ ना, बाकी तो बाद में करेंगे हम। शुरू के 56 रन और 4 खिलाड़ी आउट, इंक्लूडिंग शान मसूद और बाबर आजम ये और सऊद शकील, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ ये सब देखकर। यार आप 56 मेयर रन्स पर 4 मेजर खिलाड़ी अपनी विकेट गंवा देते हैं। सर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का अलमिया तो खैर है ही सही। वैसे तो ओवरऑल क्रिकेट ही इस वक्त एक पूरी वो मखमसे का शिकार है कि हमने कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। एक मैच जीते हैं हम, खुशी के शादियाने बजाते हैं कि बेशक वो T20 का हो, उसकी बेस पे वनडे खिला दिया, वनडे की बेस पे टेस्ट खिला दिया। किसी का कहीं पे कोई मतलब वो सिस्टम और एक एक जो है ना सीक्वेंस नजर नहीं आता। कि अब जैसे फर्ज कर लें, मैं मिसाल दे देता हूँ कि बाबर आजम को अगर आपने रेस्ट दिया था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में से, तो क्यों दिया था? इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी। तो फिर क्या वो नीचे डोमेस्टिक में गए? क्या उन्होंने 4 रोजा मैच खेले? क्या उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और फिर वापस आए, या खाली उनको आपने ब्रेक दिया? जी 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 डॉक्टर साहब। जी जी या उनको सिर्फ बैठक में बिठा दिया गया कि आप यहाँ पर ब्रेक ले लें और कुछ वक्त के बाद आप उठ के दोबारा आ जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, और ऐसा ही हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा जो है ना वतीरा ठीक नहीं है कि जिसको जिस फॉर्मेट से निकाला जाए उस फॉर्मेट में वापसी करिए। उसको वही चीज खेलनी चाहिए डोमेस्टिक में जाके और परफॉर्म करने के बाद वापस आना चाहिए। और यही यही पोजीशन अगर अब्दुल्ला शफीक की भी देखें तो ठीक है, टेस्ट में उतनी उतनी आला परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी, लेकिन बहरहाल पिछले अरसे में कोई इतना बुरा भी नहीं खेल रहा था वो, जिसकी वनडे की परफॉर्मेंस में उसको एक टेस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी कि हमें ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई किसी T20 की बेस पे खेल रहा है, जाके टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अभी मैं अगर आप हमारे जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं उनका भी जिक्र कर लें तो उनके भी देखें तो
ठीक ठाक रन लीक करते हैं, लेकिन हम उनको टेस्ट खिलाने पे मुसर हैं, लेकिन वहां मुझे नजर नहीं आती कि उनकी जगह स्पॉट पक्की है। सिर्फ इसलिए उनको आप खिलाना चाहते हैं चूंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मैं बैटिंग भी करने का कायल नहीं हूँ, जो आपका काम है वो है, अगर वो आपको नहीं आता या पूरा नहीं कर पाते तो फिर दूसरा काम आपसे लेने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आपके 6 बैट्समैन जो काम नहीं करते ना, मेरा अपना जाती मौकिफ है, वो आपका 7वां बैट्समैन भी नहीं करता। तो वाह। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के टांके लगा के आप छोटे छोटे इधर से उधर वो रफूगरी करके आप भर लेंगे टेस्ट का, और वो 5 दिन का टेस्ट होता है। शायद हमारे लड़कों को पता ही नहीं है इस बात का कि ये टेस्ट 5 दिन का होता है, तीसरे दिन में खत्म होने का इंडिया तो आज हमने दे दिया कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका जैसे पेस अटैक के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में जिस प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, सीरियसनेस तो आपने खुद जैसे इंट्रो में बताया कि शाहीन शाह अफरीदी का ना खेलना, भाई ये वर्कलोड मुझे समझ ही नहीं आती। वसीम अकरम भी बारहा इस बात पर बात कर चुके हैं कि हमारे दौर में तो कोई नहीं होता था। ये कौन सा वर्कलोड आ गया इतना ज्यादा? अच्छा, दो फॉर्मेट थे सर, 2 फॉर्मेट थे। मैं मजे की बात बताऊं, लोग ये कहते हैं जी उस वक्त सिर्फ 2 फॉर्मेट, सिर्फ नहीं थे भाई, वो दोनों फॉर्मेट लॉन्गर फॉर्मेट थे। एक 5 दिन का था, एक वनडे का था, पूरा साल चलते थे। वनडे तो बहुत ज्यादा होते थे। और उसके बाद सबसे बड़ा कमाल ये था ना डॉक्टर साहब कि फिर वो डोमेस्टिक में जाते थे और पूरा पूरा सीजन मैंने अपनी आंखों से हैदराबाद में वसीम अकरम को पीआईए से खेलता हुआ देखा है। मैंने अपनी आंखों से पूरी पीआईए की टीम, मोइन खान कैप्टन होते थे पाकिस्तान के, जहाज से उतरते थे, पीआईए का मैच खेलने आ जाते थे। That's right. यही सर हमारा अलमिया है कि लड़कों को हमने सुपरस्टार बना दिया है। टिकटॉक के जरिए बड़ी खुशपोश हो गए सारे के सारे, और बड़ी बड़ी एड्स भी आने लग गए हैं, वहां पे हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं। फिर स्टैट पैडिंग होती है, हर चीज को दिखाना कोई मुश्किल नहीं है। ये कौन सी बात है कि आप कोई भी 4 शाटें लगाएं, वो T20 की हो, वनडे की हो, जहां की हो, उसको लगा के आप उसको पेश कर दें अपने एक्स पर, चूंकि आपके बहुत सारे फैन बैठे हुए हैं, वो आपको प्रमोट भी कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो टीम की प्रमोशन है, टीम को बनाने का तरीकाकार है, वो एक प्रॉपर सिस्टम से और वनडे क्रिकेट से ही आएगा। ठीक है, कामरान गुलाम सिस्टम से तो आया ना, सऊद शकील सिस्टम से तो आया ना, लेकिन अगर आपके बड़े प्लेयर, ऊपर के टॉप के प्लेयर डोमेस्टिक जाकर प्रॉपर 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक से भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि लिस्ट ए T20 डोमेस्टिक नहीं कहलाती। डोमेस्टिक का मतलब होता है आपका कायद आज़म ट्रॉफी जो 4 रोजा होती है, वो खेलेंगे तो फिर आगे आपकी परफॉर्मेंस वापस भी आएगी और आपकी गलतियां भी दुरुस्त होंगी जो बारहा आप कर रहे हैं और एक ही तरीके से ठीक है डॉक्टर साहब, जरा इस पर ना, चूंकि डोमेस्टिक और प्लेयर्स की बात हो रही है, जहूर भाई बैठे हुए साथ, तो जरा फायदा उठाते हैं जहूर भाई से। जहूर भाई, एक तो मुझे बताएं रीजन, आप चूंकि खुद कोच कर चुके, मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे, करते भी रहते हैं रावलपिंडी की टीम के साथ, ये शादाब हो गया, सारे लड़के हो गए, ये आपके साथ के, आपके सीख के आपसे आगे बढ़े हैं, और अभी भी यासिर की परफॉर्मेंसेज देख रहा हूँ, आपके क्लब का लड़का, बड़ी शानदार नेशनल T20 फाइनल में उसने सेंचुरी मारी, हम वहीं मौजूद थे। ये जो जहूर भाई बात कर रहे हैं कि लड़के 4 डे नहीं खेलते, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ, वो तो खेलता ही नहीं है ना, 4 डे नहीं खेलते। शादाब ने नेशनल T20 यार हो रहा था, उसमें बॉलिंग कराने की जहमत नहीं की, वो टोटल बैटिंग पे कि मैं बैट्समैन के तौर पे आज बॉलिंग ही नहीं करा रहा था। मैं तो हैरान हो रहा हूँ इन चीज़ों पे जहूर भाई। जी असलान भाई, बेहतरीन आपने बात की। बेसिकली इनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, 4 डे मैचेस इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मिले। अभी देखें आज जो मैच हो रहा है आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 56 पे 4 आउट हो गए। इतने टॉप के बैट्समैन आपके नज़र आ रहे हैं। अभी साइम अयूब ने वनडे में T20 में 100 किए हैं, तो मीडिया ने, हर बंदे ने उसको इस तरह उठाया हुआ, तो उसको ये नहीं पता कि अब उसने रवास शाटें 2-3 लगाई हैं और चौथी पे वो आउट हो गया। किसी ने उसकी गलती को नहीं पकड़ा, उसको प्लेस करना नहीं सिखाया कि यार उसको प्लेस भी कर दो, दुखी भी बन सकती है, प्लेस से आपका चौका भी लग सकता है। यही क्रिकेट वनडे में आ सकती है, T20 में भी, 4 डे में भी, 5 डे में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपके कोचेज़ उनको ट्रेन करें, उनकी मीडिया में कवरेज ना करवाएं। शादाब की बात करें, शादाब ने कितने ओवर किए हैं वहाँ पे 4 डे की क्रिकेट में, ज़बरदस्ती बॉल कर रहे होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है मैं 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग पे चला जाऊँ। अच्छा, किए नहीं ना ज़रूर भाई, इसमें तो नेशनल T20 में तो वो जान जुड़वाते हैं। दूसरा ये यासिर खान की बात कर रहा हूँ, तो यासिर खान का मैंने पहले भी कहा, इसको ग्रेड 2 मैंने CDA से खिलाया था, और ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड बच्चा, मेहनती बच्चा, इसने हिम्मत नहीं हारी। इसे मैंने हमेशा देखा है, ग्राउंड में देखा है वर्किंग करते हुए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लड़कों को आप पुश करें, और उसने जो किया है यासिर खान ने, ब्रिलियंट 100, मतलब फाइनल में 100 करना और फाइनल की टीम को जिताना। देखें उसने अकेले ने मैच जिता दिया, ठीक है, और वो यंग प्लेयर्स है और हिम्मत वाला है, फिट भी है। और दूसरा एक और लड़का मैं आपको बताऊं कि एक छोटा बच्चा है जो कि साद मसूद,
जिसने बहुत आला परफॉर्मेंस की है छोटे बच्चों में, और वो उसकी उम्र भी मेरा ख्याल है 20-21 साल एज है उसकी, और उसने 2-3 मैच जिताए हैं साद मसूद ने, और बेहतरीन वो बॉलर है, ऑलराउंडर की सूरत में, ऑफ स्पिनर, उसका कैरम बॉल भी होता है और बैट्समैन फील्डर बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर आप देखें कि यंग प्लेयर्स को आप निकालेंगे, इस तरह के यासिर हो गया, ये ऐसे लड़के हो गए, यासिर को आप प्रमोट करें और उस पर काम करें, उस पर कहें कि 5 डे क्रिकेट के लिए वो तैयारी करें, उसको तैयारी करवाएं कोचेज, जो इतना आपने खेप रखी हुई है कोचों की और इतनी लंबी लाइन पैसे दे रहे हैं, उनका मेंटोर जो उनका शुएब मलिक, वो उसको तैयार करे, उसने 100 देखा है उसको तैयार करे, उसको मैनेज बताए, उसको चीज़ें बताएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी T20 जो क्रिकेट है, ये छोटी छोटी लीकें, इनकी क्रिकेट ये बंद करनी चाहिए, इनको 5 डे क्रिकेटर के लिए अलग सिस्टम देना चाहिए। जैसे आपने रिजवान को परफॉर्मेंस देखी कप्तानी में, उसमें असलान भाई रिजवान को कंटिन्यू कप्तानी देनी चाहिए थी, कंटिन्यू। अच्छा, क्योंकि आप देखें जरूर भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना रिजवान को कंटिन्यू कप्तानी देनी चाहिए थी, उसमें सलमान अली आगा को, मैं इस पर आपसे बात करता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है सलमान अली आगा को भी ग्रूम करें, लेकिन आपने ये जो बात की है यकीनी तौर पे कोई कोच किसी चीज़ को सोच कर बोल रहा होता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, इस पर ज़रा बात कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। अभी ऑफ द रिकॉर्ड ज़रा डोमेस्टिक के कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे कुछ बात कर रहे थे ज़रूर भाई, मैं चाहूँगा इस पर तो मैं करूँ ही करूँ बात। ज़रा डॉक्टर साहब, ये जो ज़रूर भाई ने बात की है कि एक कैप्टन आया है अभी रिसेंटली, उस कप्तान को ठीक है कि मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स को आप लाजमी रेस्ट करवाएं, लेकिन कप्तान को एक्सरसाइज करवाने के लिए स्टार्टिंग की 1-2 सीरीज़ में मेरा नहीं ख्याल था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको बिल्कुल ही कैप्टनसी उनका रेस्ट कराते, कम से कम कैप्टनसी टेस्ट कर। वनडे बहुत अच्छी कर रहा है रिजवान, वनडे के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहली बार हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, पहली बार साउथ अफ्रीका, हिस्ट्री में पहली बार साउथ अफ्रीका को किसी ने वाइट वॉश किया, वो भी साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर। तो वनडे रिजल्ट्स, पर T20 रिजल्ट्स अभी तक नील हैं रिजवान के, कोई मैच नहीं जीता उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी वो बनना ही था को आपने वाइस कैप्टन बनाया उस सलमान अली को। ठीक है, आपकी अपनी फाइंड है, आपने अगर उसको सोच के बनाया होगा ठीक ही बनाया होगा, लेकिन उसको साथ ही फुल कैप्टन बना के आपने उधर भेज दिया जिम्बाब्वे में, और साथ ही फिर अगली सीरीज में उसको बाहर भी बिठा दिया। तो ये मतलब इनकंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है हमारे जो थिंक टैंक है उसके अंदर, की समझ नहीं आती कि ये किस तरह हम उसको वो कोप कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि उसके लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर आपने यंगस्टर भेजे थे जिम्बाब्वे में, अगर रिजवान वहां पर कप्तानी करता, चूंकि वो नेशनल टीम का कप्तान है, तो उसको चाहिए था कि वो लड़कों को ज्यादा करीब से देख पाता और उसके लिए ज्यादा आसानी होती कि वो किसको फर्दर डाउन द लाइन अपनी टीम में लाना चाहता या उसको ग्रूम करता, बेंच के साथ रखता। जैसे कि उस दिन लास्ट टाइम हम मिसाल दे रहे थे, आपने मिसाल दी थी कि कैसी हैरत की बात है कि कासिम अकरम नहीं सॉरी फैसल अकरम और इरफात मिनहास, 2 लड़के पाकिस्तान टीम में बेंच के पर बैठे हुए हैं, यानी कि नेशनल टीम का हिस्सा है, किसी वक्त भी खेल सकते हैं। और जब वो वापस अपने डोमेस्टिक में जा रहे हैं, नेशनल T20 में जाते हैं, तो वहां वो दोनों अपना डोमेस्टिक का मैच नहीं खेल पा रहे, अपनी लोकल टीम से खेल पा रहे। तो इससे पैथेटिक क्या हो सकता है कि आप इससे अंदाजा कर लें कि कोऑर्डिनेशन की बात अगर करें कि लोकल लेवल पर या आपके नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपके दरमियान में कितना फुकदान है उस चीज का, कि किस तरह कैसे आपने किस लड़के को ग्रूम करना है। आप नेशनल मैच से उठाते हैं उसको और उसके बाद अपने डोमेस्टिक मैच नहीं खिलाते, तो कितनी पैथेटिक बात है कि वो किस तरह ग्रूम होगा लड़का, या उसको क्या कॉन्फिडेंस आएगा। किसका मतलब है कि वो वहां भी गलत गया था उस मैच पर, जब वो बैठा ड्रेसिंग रूम उसने शेयर किया दोनों ने, इसका मतलब है वहां पर वो गलत बैठे हुए, इसका ये मतलब हुआ। और अगर वापस आप कप्तानी की तरफ आते हैं तो यस, मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल गलत मूव थी, बिल्कुल रिजवान को कप्तानी करनी चाहिए थी और फुल फ्लेज करनी चाहिए थी। यहाँ मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया है ना, कि वो भी शायद टिकटॉक को देखकर या अपनी जो एक्स की स्पेसेस को देखकर अब टीम को शफल करना शुरू हो गया, कि लोगों ने कहा कि ग्रूम करें कप्तान को, तो उन्होंने कहा कि ग्रूमिंग का ये तरीका ढूंढा कि कप्तान बनाओ, कप्तान लगाओ और साथ ही उसको फुल कप्तान बना के भेज दो। इसी तरह ही जैसे शाह मसूद को कुछ अर्सा पहले हमने वनडे का वाइस कप्तान बनाया और उसको वाइस कप्तान बनाकर बाहर बिठा दिया और फिर उसके बाद टीम से बाहर कर दिया। मतलब वो कितनी मतलब हर जगह हंसाई का बायस है। तो ये सारी इनकंसिस्टेंसी जो कोचेस से लेकर डोमेस्टिक के प्लेयरों तक हर जगह जगह नजर आ रही है। पिछले 20 साल के अंदर हमारे 19 कोच चेंज हो चुके हैं। अब उससे अंदाजा करना है कि 20 साल में मतलब हम समझे हर साल हम कोच चेंज करते हैं। ओए होए होए, यानी एक साल में एक कोच हमारा चेंज होता है इंटरनेशनल टीम। डॉक्टर साहब यही रुकिएगा, ये बड़ा टॉपिक है, आपने बड़े जबरदस्त स्टैट, 1 मिनट रुके जहूर भाई। बतौर एक कोच हर साल एक कोच चेंज हो रहा है एक टीम का,
क्या उसका आउटपुट होगा? अभी आप कप्तानी की परेशानी ले रहे थे, ले डॉक्टर साहब ने तो बताया 19 साल में 20 कोच तब्दील कर दिए। 20 हद हो गई भाई। असलान भाई, कोचेज़ आते हैं, सॉरी 20 साल में 19 कोच। बेसिकली ये जो कोचेज़ आते हैं, इन्होंने हर बंदे ने अपना अपना एक बंदा रखा होता है, सिफारशी कंडीशन में आते हैं। वो किसी की अपनी विल पावर पे नहीं आते। अगर विल पावर में आते हैं तो आज पाकिस्तान टीम के कोचेज़ हमारे लोकल अपने प्लेयर होते हैं। इसमें देखें, बड़ा नाम है, बड़े नाम थे आपके सामने। मियां दाद बड़ा नाम है, ठीक है। मोहसिन हसन खान हालांकि कोचेज़ ने, लेकिन उसने प्लानिंग दी टीम को, और टीम हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छा परफॉर्म की। मियां दाद के वक्त आपको पता है कि मियां दाद जब कप्तान था तो शायद अफरीदी को उसने 100 करवा दिया था, और वो पूरे पवेलियन में खड़ा उसको ऐसे ही कहता रहा, उसको डाउन द क्रिकेट खेलता देखता रहा, करता रहा उसको, और उसने 100 किया। उसके बाद उसने 100 नहीं किया, तो जो उसके बाद लड़ाई कर दी, सियासत कर दी, मोइन खान वगैरह ये सब लोग ये थे। देखिए, हमारे अंदर सबसे पहले होना चाहिए हमारा मुल्क। हमारे मुल्क के अंदर अगर आज परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे बाहर हों, और कोचेज़ का उसमें बड़ा किरदार होता है। कोचेज़ अगर आपने कर दी, मैंने आगे भी कहा कि जिस कोच के पास अथॉरिटी है छोड़ दे, रिज़ाइन दे दे। उसके बाद जो आप बातें करते हैं बोर्ड के ख़िलाफ़, वो चीज़ों की, कोचेज़ आते ही 2 नंबर से हैं। ये सीधी सी बात। कुछ कोचेज़ हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, कुछ कोचेज़ हैं जो ग्राउंड में काम की वर्किंग कर रहे हैं, वो मुझे पता है, जिनका मैं नाम लेता हूँ, बार बार नाम ले लेता हूँ। एजाज़ अहमद जूनियर है, बेहतरीन कोचेज़ है, बेहतरीन लड़कों के ऊपर फोकस कर रहा होता है। सभी अज़हर है, मैं आज भी उसकी कल वीडियो देख रहा था, एक एक लड़के को नेट के अंदर वो जाके वो एक एक लड़के को बता रहा था। आप इनको सियासत है हट के उनको कोशिश करें कि उन जैसे लोग बेशुमार हर शहर में होगा। मुझे अब इतने ज़्यादा नाम नहीं है कि मैं उनके नाम लूँ, लेकिन ये चंद लोग हैं जिन्होंने काम के। पेशावर के कोचेज़ हैं माशाल्लाह। पेशावर की क्रिकेट क्यों अच्छी है? पेशावर की क्रिकेट की इसलिए मजबूत है, उनके रीजन मजबूत है, उनकी अथॉरिटी है कि किस बच्चे, उनकी हर दफ़ा T20 वनडे कायदम ट्रॉफी चैंपियन होती है। क्यों होती है? वो देखिए, कराची और लाहौर से टर्न करके पेशावर जाके क्रिकेट रुक गई है। क्यों रुकी है? कि पेशावर वालों ने अच्छे फैसले किए हैं, पेशावर वालों के अच्छे फैसले हैं, अच्छे सोच है। इसी तरह मैं आपको क्लब क्रिकेट और ग्राउंड की क्रिकेट की रियलिटी का बताऊं तो हमारी पिंडी की जो क्रिकेट की ग्राउंड की आबादी आज बहुत अच्छी हुई है, जिसका मैं जिक्र करूँ। हालांकि मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, ना मैं सियासत करता हूँ। हनीफ बासी साहब जिन्होंने ये ग्राउंड हमारे आबाद की है, T20 ग्राउंड आबाद, रावर रोड, दोग मुंशी, आपका मुस्लिम स्कूल, सटे टोन कॉलेज, ये टॉप के ग्राउंड बना दिए उसने। T20 टॉप के ग्राउंड, और लाइटें वहाँ पे। और उसने, उस शख्स ने, हनीफ बासी साहब ने वो क्रिकेट करा के मुफ्त क्रिकेट करवाई। T20 जिसमें बॉलें फ्री, अंपायरिंग फ्री, ग्राउंड फ्री, 4-4 लाख रुपया। आप देखिए लोकल सतह पे हनीफ बासी साहब ने जो काम किए, वो ग्राउंड आबाद किए। ऐसे हर शहर में अगर लोग काम करने शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ आपकी क्लब क्रिकेट भी अच्छी हो जाएगी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी। सबसे पहले आप क्लब क्रिकेट को अच्छा करें। और मैं आपके ये बताना चाहता हूँ कि जितनी क्रिकेट मैं देख रहा हूँ, जितनी क्रिकेट मैं रन कर रहा हूँ, उसके मुताबिक अगर सब लोग काम करें इस तरह, और मैं बार बार कहता हूँ कि सभी अज़हर के एकेडमी में मैं जाता हूँ और उसको मैं देखता हूँ, उस शख्स का मैं दिन रात काम करते हुए देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि सब लोग ऐसे हो जाए, छोड़ दें तासुब, छोड़ दें नीति खराब, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद, सिर्फ ये देखें कोई शख्स काम कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो कोई भी काम कर, जैसे रुजवान की मैंने अभी आपको कप्तानी का बताया, आप यकीन करें कंटिन्यू उसको दें। कप्तानी इसलिए वो अच्छी कर रहा है कि वो बेहतरीन पीछे वर्क कर रहा होता है, फील्डरों को, बॉलरों को जो चीज़ टिप्स दे रहा होता है, उसकी वजह से आज टीम आपकी रन कर गई। आज फिर रवास हो जाएगी जब आप शान मसूद को दोबारा ले आए, क्योंकि आपने उससे 2 टेस्ट जीत लिए। आप यही सोचते हैं कि इसी से क्रिकेट रवास होगी, ऐसे नहीं होगी। रुजवान को अच्छा वैसे यार दूसरा ये पाकिस्तान का ना एक हमारा जी डॉक्टर साहब एक इंटरफेरेंस की अगर इजाजत दें। ठीक है, ज़हूर भाई ने बहुत सारे स्टैट्स गिनवा दिए, बहुत सारे कोचेस के नाम भी ले दिए, उनके अपने इश्यूज हैं जो भी हैं। लेकिन मुझे बताएं कि पिछले पाकिस्तान के कोचेस कितने ज्यादा हमने अपनी नेशनल टीम के साथ रखे, उनकी क्या प्रोडक्ट है? आप वकार यूनुस को देख लें, 6 दफा कोच बन चुके। मोहसिन हसन खान का आपने जिक्र किया, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, यूएई तक तो ठीक थी। मियां दाद साहब की बहुत सारे हमने कोचेस रखे, यानी कि अभी भी आके जावेद आपकी कोच है। प्रॉब्लम ये नहीं है सर, प्रॉब्लम है कल्चर का। जब यही लोग टीवी पर बैठते हैं, अपने एक के खिलाफ क्या बातें करते हैं, उससे बढ़कर जब ये इंडिया की टीवी पर बैठकर अपने एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इंग्लिश से लेकर एक दूसरे का, तो आपको कैलिबर की समझ आती है कि यही आप बात कर रहे हैं नेशनल, आप अपने कोचेस लगाने हैं, लेकिन इंडिया ने लगाए हैं ना, तो उन्होंने डे 1 से नहीं लगाए, उन्होंने एक पूरा सिस्टम ग्रूम किया है।
ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के कोचेस को लेके उन्होंने अपना पूल तैयार किया है जो मैच्योर है, बिल्कुल पॉलिटिकली भी मैच्योर है और क्रिकेट में तो मैच्योर है ही है। उनके मुंह से आप कभी कोई ऐसी पॉलिटिकल, कोई ऐसी गैर जरूरी बात नहीं सुनेंगे, कभी कोई मजाक ठट्ठा नहीं सुनेंगे, और खास तौर पर अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो कभी वो शेयर नहीं करेंगे आपको टीवी पर बैठ के कि मेरे साथ मैं जब खेल रहा था, जिसका 100 टेस्ट खेला हुआ जो बंदा है ना हमारा, वो भी सिस्टम से उतना ही शाकी है जितना एक टेस्ट खेला हुआ तनवीर अहमद भी उतना ही है और यूसुफ भी उतना ही है। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप किस तरह कह सकते हैं कि जी हमारे डोमेस्टिक तैयार करने चाहिए। डोमेस्टिक तैयार करने हैं तो पहले इंडिया की तरह पूरा सिस्टम तैयार करें, फिर डोमेस्टिक को लेकर, अदरवाइज जो भी आएगा वो अपने पुराने गुस्से निकालेगा पहले 10 साल। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये जो अब आप लोग दोनों ही एक बात कर रहे हैं, ठीक है, चले कोचेस की हम बात कर लेते हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ, आपने जो स्टैट गिनवा दिए हैं कि 20 साल में 19 कोचेस, तो कौन एतबार करेगा हमारे बोर्ड के सिस्टम्स पे? ये बड़ा मसला है। चाहे पाकिस्तानी कोचेस आके गए हों, चाहे फॉरेन कोचेस आके गए हों, ये जो बोर्ड के सिस्टम्स हैं इस पर एतबार फिर कौन करेगा? सबको पता होगा साल भी नहीं है हमारी नौकरी, चाहे कोई भी हो, XYZ, वकार यूनस हो, मिसबा हो, इंजमाम उल हक हो, कोई भी हो, मोहसिन हसन खान हो, आकिब जावेद हो, गैरी क्रिस्टन हो, जेसन गिलिस्पी हो, या फिर आपने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को बुला लिया हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, मसला ये है कि आप एक साल में किसी को एतबार करने का क्या मौका देगा? अब तो मुझे लगता है बाहर से कोचेज आते हुए भी डरेंगे। मिकी अर्थर ने पहले यही किया था, ऑनलाइन हो गया था, फिर जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन का वाकया देखकर भी लोग घबराएंगे यहाँ कोचिंग करते। क्या कहेंगे इस पे ज़हूर भाई? इस पे भी तो कुछ बात करें, हमारे तो कोचेज ही भगा देते हैं हम। देखिए, कोचेज भगाने का मसला ये है, गोरे जो है ना, गोरे सच बोलने वाले हैं और गोरे हमसे बहुत आगे हैं, सिर्फ वो ईमान वाले नहीं हैं। हमारी सिर्फ और सच हमसे बर्दाश्त नहीं, सच हमसे बर्दाश्त नहीं। अगर वो फैसले करना जानते हैं तो वो फैसलों के मुताबिक हमारी तरह तो ढीठ नहीं हो जाते कि वो रज़ाई नहीं देना। वो तो जब उनको नज़र आता है कि मेरी फील्ड में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो वो रज़ाइन दे देते हैं। ये एक सच्चे बंदे की गवाही होती है। जो शख्स ये कह दे कि मैं पैसे ले रहा हूँ और मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब बेईमानी वो कर रहा है। आप छोड़ दें, कहीं जी मेरी वो बात सुन नहीं रहे, मेरी बात को टैली नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो गोरे तो रिज़ाइन कर देते हैं, गोरे तो रिज़ाइन करते हैं, ये बात तो है। अच्छा सर, एक ब्रेक से आएंगे डॉक्टर साहब, हम जरा अब्दुल रज़ाक वाली बात भी करेंगे। अब्दुल रज़ाक को बोर्ड ने ये जिम्मेदारियां दी हैं कि आप 50 के करीब हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर्स हमें ढूंढ के दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, क्योंकि हम पिछले 10 सालों की अगर बात करें, पिछले 10 सालों में एक शाहिद आफरीदी नज़र आते होंगे हमें हार्ड हिटिंग में, उसके बाद उस नंबर पे यानी 5वें, 6ठे और 7वें जिस नंबर पे हार्ड हिटिंग की ज़रूरत होती है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने उस एक नंबर पर भी 13 से 14 खिलाड़ी टेस्ट कर लिए हैं, और 13 से 14 खिलाड़ी जब टेस्ट किए हैं तो रिजल्ट वही आए हैं कि उस नंबर पर आज भी हम खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि अब्दुल रज़ाक जैसे शानदार ऑलराउंडर को 10 सालों में हमने बड़ी कमी देखी। अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी, इन दो के बाद उस नंबर पे, या रज़ाक के बाद ही मैं कहूँ, उस नंबर पे कोई इस तरह का बंदा नहीं आया कि जिससे हम बड़ी उम्मीदें लगाएं। रज़ाक तो बड़ी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ एक परमानेंट क्लास का प्लेयर था ना। अब उनको जिम्मेदारी मिली और मैं खुश हुआ हूँ कि मोहसिन नकवी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने एक काम शुरू किया है, लोगों को जिम्मेदारियां देना शुरू की हैं। एक ही बंदे को सारी जिम्मेदारी नहीं देती, वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस किस शोबे में, किस किस सेक्टर पे या किस किस ऑर्डर पे हमारी टीम को बहुत कमी महसूस हो रही है। ये अच्छी चीज़ है। सर, पावर्स डेलीगेट करना आएंगी, जमहूरियत जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं वो है ही यही कि आप पावर नीचे डेलीगेट करें, नीचे तक इदारे बनाएं, वो अपना अपना काम करें। माइक्रो मैनेजमेंट जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं, वही जो सारी सिस्टम को खराब करती है कि आप हर चीज में पिचेस से लेके चेयरमैन साहब मीटिंग अटेंड करने तक अगर हर जगह पर अपना इनपुट रखने की कोशिश करेंगे और सिलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे मसाइल होंगे। अब्दुल रज़ाक साहब को ये ड्यूटी दी गई है, वेरी गुड है, लेकिन मुझे नहीं पता अब अगेन द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है अरसलान भाई, कि अब रज़ाक भाई को जो उन्होंने ड्यूटी दी है उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है एक चीज, और फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्या वो जा बजा जगह जगह ग्राउंडों में जाएंगे? यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर, कि उन्हें ग्राउंड में भी भेजा जाएगा और जिन लोगों के स्टैट्स रीजन शेयर करेंगे उनके साथ, उन लड़कों में से चुनकर, चूंकि रज़ाक वैसे भी ग्राउंड पे आते जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका काम है, वो लोगों, उनका अपना बेटा बहुत अच्छा खेलता है,
तो उनको ये जिम्मेदारी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, अब्दुल रज़ाक को अगर ये जिम्मेदारी देंगे तो ही कोई ऐसा कुछ बेहतर होगा, 1-2 साल में हमें नजर आ जाएगा कुछ। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि ऐसे ही बंदे को देनी चाहिए थी जो एक तो खुद ये काम करता रहा हो, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक ना हो कि हाँ वो ये काम कर भी सकता है, ढूंढ भी सकता है। ऐसा ना हो कि अब्दुल रहमान को हमने कोच बनाया, वो डगआउट में बैठे, अब्दुल रहमान पेशावर वाले की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारे ही सारे के सारे जुगादरी इतने थे टीवी पर बैठे कैमरा के सामने कि इसकी क्रेडेंशियल्स क्या जी, इसने तो खुद एक डोमेस्टिक का मैच खेला हुआ। भाई कोचिंग डिफरेंट प्रोफेशन है। साइमन टॉफल ने कोई क्रिकेट नहीं खेली, अलीम डार ने कोई क्रिकेट नहीं खेली, स्टीव बकनर ने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। ये कोई जरूरी नहीं, हर एक का अपना प्रोफेशन है। मैं पहले कितनी दफा बता चुका हूँ कि न्यूजीलैंड के जो थे चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जिंदगी में बैट को हाथ नहीं लगाया, वो लॉन टेनिस के कोच हुआ करते थे। क्योंकि अब जब मैकेनिज्म बना देते हैं तो उसके अंदर लोग अपना परफॉर्म करना जानते हैं। नहीं तो अलीम डार वाला फैसला अच्छा है, अलीम डार वाला फैसला अच्छा है, जी सॉरी, अलीम डार का फैसला अच्छा है सिलेक्शन कमेटी में आने का या लाने का। इंटरफेरेंस को मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना दुरुस्त फैसला। ये डिपेंड करता है कि उनकी इनपुट कितनी है। हाँ अलबत्ता जहां पर अंपायर खड़ा होकर देखता है तो उनकी इनपुट लेनी जरूर चाहिए, क्योंकि जहां से वो देखता है शायद कैमरा भी नहीं देखता। वाह अच्छा चले, चूंकि वक्त कम होगा, मैं जरूर भाई इसी पे सिलेक्शन, हमारे सिलेक्टर्स ठंडे कमरों की सिलेक्शन करते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि हमारे चीफ सिलेक्टर, जब आप खुद रावलपिंडी की टीम खिला रहे थे तो कितनी बार आए होंगे चीफ सिलेक्टर देखने? सर वो फाइनल पे आते हैं, फाइनल पे चाय पीते हैं, अपना टीएडी बनाते हैं, और वो जो उनको स्टे देते हैं कि ये सारा कुछ टीएडी नाम डालते हैं, नाम डाल के वो उन्होंने अपना टीएडी कंप्लीट किया, चाय पिए, खाना खाया, आउटपुट कमरे में की, रीजन के किसी सदर से भी की करके चले जाते हैं। मैं कोचेस से नहीं मिलते? कोचिस से क्या मिलना जी, कोचिस ने अपनी तनख्वाह लेनी होती है, सिलेक्टर ने अपनी लेनी होती है दूसरे। देखें जब तक आप आएंगे नहीं, एक मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ अंडर 19 की। एक लड़का था, वो सब्ज़ी बेचता है हमारे क्लब का, उसका मैं अब नाम ले रहा हूँ और उसकी लड़ाई भी देख लें मेरी कितनी हुई थी। सलीम जाफ़र सिलेक्टर था, तकरीबन 2 घंटे में डॉक्टर साहब उसने टीम सेलेक्ट कर दी अंडर 19 की। 2 घंटे में पूरी टीम सेलेक्ट कर दी? सुने ना, 2 घंटे में सेलेक्ट कर दी। मुझे उसने फ़ोन किया जी, मेरे ट्रायल भी नहीं लिए उन्होंने। मैं आया वहाँ से, मैं भागता हुआ आया यहाँ पे अजूब पार्क में, दुनिया देख रही थी, सारे बच्चे खड़े थे। मैं वहाँ पे खड़े होकर सलीम जाफर साहब से सलाम किया, अपना तारुफ कराया। मैंने कहा जी ये मेरे क्लब का बच्चा है, आपने इसको देखा ही नहीं, ये सब्ज़ी फरोश है इसलिए। उन्होंने कहा जी मैंने देख लिया। मैं कहा जाफ़र साहब आप इतना टीएडीए ले रहे हैं, इतनी तनख्वाह लेके आए हैं, 2 घंटे में आपकी कौन सी आई है कि आपने टीम सेलेक्ट कर ली? काफ़ी शोर हुआ। उसने थोड़ी देर, मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ कि सलीम जाफ़र साहब ने मेरी बात सुनी। थोड़ी देर बाद कहा उस बच्चे को भेजें आप। जब मैंने भेजा तो डॉक्टर साहब, मैंने पूरा स्पेल उसका देखा, उसने पूरा स्पेल बॉल किया, ऑफ स्पिनर था, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। और रीजन ये भी सलीम जाफर साहब को क्रेडिट तो मैं उसको सलाम करता हूँ, उसने मेरी बात सुनी। उस बच्चे को जब खिलाया गया तो जब कोच था उसने कहा ये किस तरह बन के आ गया, उसने टोटल एक ही उसमें टोटल 4 ओवर करवाए। अच्छा ये जरूर भाई, ये आपने आप की देखें ना, ये 4 यहाँ पर 4 ओवर आगे थोड़ी सी सर वक्त की कमी मैं चूंकि 4 ओवर करवाए। तो मैंने तौफीक उमर से कहा, मैं कहा जी इसको सिलेक्ट क्योंकि रीजन, जबकि दूसरा बंदा भी सिलेक्ट नहीं था, उन्होंने कहा पीसीबी से कराएगा, दूसरे बंदे के ट्रायल हो रहे हैं लेकिन सब्जी फरोश के ट्रायल नहीं हो रहे। ये बस इतनी बात आपको बता। बस डॉक्टर साहब चूंकि वक्त की कमी, मैं इस पे रखता हूँ जरूर भाई, इस पे आपके साथ हम जरा प्रोग्राम रखेंगे। ये जो इन्होंने कहा है ना अभी, ये मैंने कई ऐसे विटनेस हूँ, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं कि लड़के को सिलेक्ट तो कर लेते हैं और ऊपर से सिलेक्टर सिलेक्ट करके दे देता है, कोच और टीम मैनेजर उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाते हैं, खिलाते हैं तो ओवर्स नहीं देते हैं और बैटिंग नहीं देते अगर खिला लेते। ये बड़ा मसला है, यहाँ पर आकर बड़ा मसला बनता है। तभी तो टैलेंट बाहर जा रहा है। आसिफ महमूद भी चला गया अमेरिका और वहीं पर रहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ऑलराउंडर होता था लड़का, डोमेस्टिक बड़ी लंबी खेली उसने। तो बहुत लोग हैं जी। अब तक के लिए इतना ही जी। ज़हूर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।